बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और छुट्टी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि लाहौरियों को कल मेरे ख्याल से एक सरप्राइज़ ये मिला कि एकदम से छुट्टी का ऐलान हो जाना। मुझे एकदम से याद आ रहा है, मेरे हस्बैंड इस तरह से खुश हो रहे थे जैसे स्कूल में बच्चों को छुट्टी होती है ना, तो हमेशा से छुट्टी ऐसे ही रही है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और अचानक वाली छुट्टी की तो वैसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। अब जिस ज़मीन में ये छुट्टी दी गई है, ईरानी सदर का आज दौरा लाहौर शेड्यूल था, लाहौर वो पहुंच चुके हैं और ज़बरदस्त इंतजाम भी किए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनका दौरा कितना अहम है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, शहर का मौसम भी खुशगवार है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं और वकास अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप लोग तो छुट्टी वाले उसमें नहीं आते, लेकिन छुट्टी की एक्साइटमेंट होती है। नहीं, छुट्टी वाले में क्यों नहीं आते भाई। सुबह ज़रा सा फजर के बाद दोबारा सोने का मौका मिल गया। अच्छा। नहीं तो नहीं सोते, स्कूल छोड़ने जाना होता है हम लोग को। फिर उसके बाद नान चने के नाश्ते का मौका मिल गया। एक नई दुकान खुली हमारे मोहल्ले में, चलो जी उसके चने ट्राई करते हैं। उसके चने ट्राई किए, तो ये छुट्टी का मौका जो है वो लोरी है, इस तरह से गुम नहीं करते हैं। आप समझें काम पे भी आए हैं और इन्जॉय भी किया है। मौसम भी अच्छा था, आपको पता है फजर के वक्त भी बहुत ही खूबसूरत मौसम था और कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश थी। उस बारिश ने मज़ीद जो है वो इंस्टिगेट किया कि नाश्ता भाई बाहर से होना चाहिए। तो ये मामला जो है ये ज़िंदगी के चलते रहते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला खुशगवार मौसम बनाए रखें और वहाँ जहाँ बारिशों की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बारिशें बरसें, जहाँ ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को बेहतर पता है, वो हमसे ज़्यादा हिकमत वाला है। अभी हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि मैं जिन जिन इलाकों से गुजर कर आई हूँ, बारिश मेरे ख्याल से उतनी नहीं हुई जितना पानी था। आमिर भाई, ये आगे मानसून में क्या होगा? ये बड़ा ज़बरदस्त तबाही का समा होगा। अगर आप ये पूछना चाहते कि क्या होगा, उसकी वजह यह है कि वासा ने उस तरह से काम नहीं किया है जिस तरह से उसको करना चाहिए। मैं गुजरते हुए आए, मेरे रास्ते में 2 ड्रेन नाले तो आते हैं और दोनों में जो रोड से पानी का निकास की पाइप्स हैं वो बंद है मट्टी से और गारे से। मैं ये चेक करता हुआ आया हूँ। इवन जो क्रीम ब्लॉक मार्केट के बाद जो ग्रीन बेल्ट आती है उसकी साइड पर इतना पानी है कि वहाँ ट्रैफिक जैम है। और उसकी वजह यह है कि वो जो पाइप्स लगाए गए थे जो कि पानी को वो ग्रीन बेल्ट के अंदर लेके जाते, वो भी मिट्टी से बंद है, उस पर घास हुई है। मुझे बताएं, जब ये सूरत हाल होगी और आप उस पर नहीं काबू पाएंगे, तो आपको मानसून से कबल तैयारी की जाती है, मानसून से चढ़े 1 माह से पता है कि बारिशें होनी है। हम डेट्स दे रहे थे, जनूबी पंजाब में बारिशों ने तबाही मचाई, फिर उसके बाद बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अपर पंजाब में बारिशें हो रही थी और ये बारिशें आनी थी। अल्टीमेटली ये लाहौर और फिर इंडिया की तरफ जानी। तो बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमें होश नहीं आया। हमने ऊपर से ज़रूर वो जो कंटेनर्स हैं कूड़े करकट वाले, उस पर बड़े खूबसूरत दिल बनाए हुए हैं और बड़े फूल बुकारी और दस्तकारी की हुई है। मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है जी, बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन ना आपने तजावज़ात का ख़त्मा किया, ना आपने ड्रेन नालों की सफाई का उस तरह से बंदोबस्त किया। हुई है सफाई, लेकिन जो पानी का निकास का मामला है वो जूँ का तूँ है। और अगर ये मानसून में हुकूमत का यही चाला रहा और एडमिनिस्ट्रेशन का यही चाला रहा तो मेरा ख्याल है कि लाहौर का बहुत सारा हिस्सा डूब जाएगा। वकास, ये कोई नई बात तो है नहीं है। इतने सालों से तो हम भी देख रहे हैं कि जब बारिश होती है उस दिन वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। हमारे अपने दफ्तर के बाहर में तो जिस दिन बारिश शुरू होती है ना, उस दिन वो बाहर निकल के वो सोचना शुरू करते हैं कि यार हमने मानसून की तैयारी करनी है। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि कुछ इवेंट्स, इंसिडेंट्स ऐसे हैं या हैपनिंग्स ऐसी हैं जो कि हर साल होनी है। मानसून सीजन भी उनमें से एक है। आप स्मॉग भी है, बारिश देख लें, तो आपको पता है कि मानसून सीजन आता है, ठीक है। और मानसून सीजन में पिछले साल जो आपको हर्डल्स आई थी वो क्या थी, तो अगर फिर भी अगले साल या इस साल जब सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और आवाम जलील हो जाएगी, फिर आप कहेंगे अच्छा सॉरी ये रह गया था करने वाला। तो यही होता है और यही होना है आज भी। तो अभी देखें ना, जैसे वार्निंग्स भी थी पहले भी कि हैवी स्पेल्स हो सकते हैं पंजाब में भी और लाहौर में भी। तो अगर कुछ काम किया होता तो कुछ पॉइंट्स तो हमें भी याद हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो या ज़्यादा बारिश हो, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो 30-40 स्पॉट जो हैं, अगर उसका हाल आज की बारिश के बाद ये है, तो फिर आमिर भाई वाली बात सही है कि ये आवाम वो निकरे पहन ले और फिर पानी में नहाए। यही है उनके लिए। हमेशा की तरह एक मौक़िफ़ होता है कि जब तक बारिश हो रही होती है तब तक निकासी मुमकिन नहीं होती, बारिश रुकने के फ़ौरन बाद हो जाएगी। ये तो वो वाली बारिश ही नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अगर इस पे ये हालात हैं
फिर आगे मानसून पे पता नहीं क्या होने वाला होगा। चले अल्लाह ताला बेहतर सूरत हाल करे। ईरानी सदर का दौरा लाहौर डिस्कस कर लेते हैं। ईरानी सदर के आज दौरे की वजह से आम तातील दी गई, उनके दौरे में जो चीज़ें शेड्यूल है वो भी डिस्कस करेंगे। पहुंच चुके हैं वो लाहौर और सीएम साहब इस्तकबाल किया। कुछ देर पहले आपने मनाजिर भी देखे, कैसे देखते हैं दौरा आमिर भाई? देखें, मौजूदा सिचुएशन में या हालात में सबसे अहम दौरा है इस वक्त। दुनिया भर की नज़रें इस दौरे पर, दुनिया भर की नज़रें इसलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ आपका हमसाया मुल्क जो है, जो कि तकरीबन अब 1.5 अरब की आबादी का मुल्क हो गया है और दुनिया के बड़े ममालिक में चीन के बाद दूसरा बड़ा मुल्क, सबसे बड़ी जमहूरियत है वैसे। उसकी नज़रें हैं क्योंकि उसके ईरान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं माजी में, और पाकिस्तान के तल्लुकात कुछ कशीदा रहे हैं। कुछ जो हम पर दौरे न्याजी गुजरा है, उस दौर में तो इस तरह के हालात थे कि हमें लगता था शायद ईरानी एम्बेसी यहाँ से चली जाएगी और पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ से आ जाएगी। मैं ये क्रेडिट देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि पहले सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया और फिर ईरान के। अब बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखें तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव पॉजिटिव है ईरान और सऊदी अरब का जो मामला है। दोनों का पाकिस्तान में आना इस बात की निशानदेही है कि मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की तरफ अब देख रही है। बेशक ये जिसको हम कहते हैं ना कि जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो डियाला में बैठा हुआ है इस वक्त, वो नहीं था। उसने सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब किए, कहीं घड़ी बेची, कहीं बिट्रे किया। उसने ईरान के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब किए। उसकी बहाली का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला इस कदर अच्छा है कि ईरानी सदर ने कश्मीर के हवाले से बड़ा अहम जो है पैगाम दुनिया को दिया है और कहा है कि कौमी तो दई करारदादों के मुताबिक इस पर हो। फिर इस वक्त जो सिचुएशन गज़ा में जारी है, इसराइल और ईरान की जो कन्फ्लिक्ट है, उस पर दुनिया की नज़रें और इसमें ईरान का पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान के साथ MOUs पर साइन करना, आर्मी चीफ से मिलना, सदर पाकिस्तान से मिलना, वज़ीर दाखिला से उनके वज़ीर दाखिला की बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसमें दहशतगर्दी, सरहदी मामलात। आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो स्मगलिंग का दोनों मुल्कों को दरपेश है। ईरान की सरहद जो है वहाँ से पेट्रोल और ये सोलर प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं, यहाँ से गंदम और खाद और इस तरह की चीज़ें जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं। पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है अमेरिका के सामने खड़ी हुई है और ईरान पे वो जो सेंक्शन लगाना चाहते थे, वो जो आपको इस्फहान में जो इसराइल ने मिसाइल फेंका और फिर उसके बाद ईरान और इसराइल की आपस में आमने सामने, दमिश्क में पहले इसराइल ने फेंका था, फिर उसने ईरान ने हमला किया, फिर उसके बाद उन्होंने किया। बड़े अच्छे तरीके तो मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका जो है, अमेरिका को भी एक पैगाम है कि हम अपने उस हमसाए मुल्क के साथ हैं जिसने दुनिया भर में सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। ये बहुत कम लोगों को, हमारे आने वाली नस्ल को तो बिल्कुल पता नहीं है। ईरान वो हमारा हमसाया मुल्क है जिसकी ज़ुबान यहाँ सरकारी ज़ुबान हुआ करती थी, फ़ारसी जिसको बोलते हैं। जी बिल्कुल। और ईरान वो है जिसकी मिसालें दी जाती थी। हमारे शायर मशरिक़ की ज़्यादा शायरी और ज़्यादा तसव्वुरात और ख़यालात फ़ारसी में हैं और इकबाल हिंदी और इकबाल लाहौरी के नाम से उनके वहाँ पे रोड्स हैं, उनके वहाँ पे किताबें लिखी जाती हैं, रिसर्च की जाती है और वो उसको सादी शराजी के साथ मिलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके दौरे का यहाँ पे जो आना है ये सिर्फ हमारे लिए अहम नहीं है। जो नहीं समझ रहे वो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ हैं शायद। यानी पूरी दुनिया को एक पैगाम जा रहा है। पूरी दुनिया को एक पैगाम जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, रात एक खबर चली कि जी रोड्स बंद रहेंगी। इस पर क्या किया ताजरों ने, फटाफट रिपोर्टरों को खबरें लिखवाना, जी फलां मार्केट खुली रहेगी जी, और भाई खोल लो मार्केट ने यार। आप ये तो देखो कि दौरा कितना अहम है। बिल्कुल। आप क्या चाहते हो कि बाहर आकर आप लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही कहता हूँ, अगर हमारा ताजर ही समझदार हो जाए, अगर हमारा ताजर ही अच्छा हो जाए तो शहर का माहौल बदल जाए। ताजरों का शहर है ये, ज़राअत पेशा लोगों का शहर नहीं है ये। या नौकरी पेशा लोग हैं या ताजर पेशा लोग हैं, और मालदार तो ताजर पेशा हैं। अक्ल के नाखून लें भाई। ईरान का सदर आए, आपको वेलकम करना चाहिए। आपके वफद को तो झंडियाँ लेकर खड़े होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही ईरान के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हों, चीन के साथ तल्लुकात बेहतर हों, अफगानिस्तान के साथ बेहतर हों, इंडिया के साथ बेहतर हों, फ़ायदा आपका है। लेकिन आप लोग ये बात जब समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वकास से आके पूछेंगे कि आज शेड्यूल का हिस्सा क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर लोगों को थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहती है कि अच्छा जी रास्ते बंद किए जाएंगे, डाइवर्शन लगाई जाएंगी। रास्ते अगर बंद होंगे भी तो वो जिस टाइम मूवमेंट होती है सिर्फ उस टाइम के लिए होंगे, और वैसे ही आज छुट्टी है तो वो ट्रैफिक वाला समा जो है वो भी नहीं देखने में आएगा। लेकिन वकास इस पर रोशनी डालेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ईरानी सदर का दौरा लाहौर डिस्कस कर रहे हैं, उनका आज शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं और
अब लाहौरियों का जो मेन कंसर्न रहता है जी, रास्ते कौन कौन से बंद होंगे, वकास की तरफ आना चाहूँगी। अच्छा, रास्ते जब छुट्टी है वैसे तो रास्तों बंद होने का कंसर्न होना नहीं चाहिए। और पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ ईरानी प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, न्यूजीलैंड की टीम ऑलरेडी शहर में मौजूद है। तो माल रोड से काफ़ी ऑलरेडी बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था पब्लिक एक्सेस को। तो अब जो क्योंकि गवर्नर साहब जो प्रेसिडेंट है ईरानी, उन्होंने मीनार पाकिस्तान जाना है, ग्रेटर इकबाल का विज़िट करना है, बादशाह मस्जिद है, फिर उसके बाद उन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी आना है, जीसी यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने गवर्नर हाउस आना है। तो रिंग रोड सुबह से बंद था 6 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब तक वापस नहीं चले जाते कराची के लिए, नहीं चले जाते लाहौर से। ग्रेटर क्वाल्स पार्क से उन्होंने जब जीसी यूनिवर्सिटी आना है तो डेफिनेटली लोअर माल तत्तर दरबार वाला रूट को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। फिर वहाँ से उन्होंने माल रोड पे गवर्नर हाउस आ जाना है, गवर्नर हाउस से फिर आगे उन्होंने एयरपोर्ट पहुँच जाना है। तो ज़्यादा शहर तो बंद नहीं है, मखसूस शहराहें जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है पब्लिक से कि वो ना निकलें। और गवर्नमेंट इसको सबसे पहले ऑन कर रही है इस विज़िट को, तो उन्होंने आपको रिलैक्स कर दिया कि आप छुट्टी कर लें, ना आपको परेशानी हो और ना सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। तो और मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला तो होना तो नहीं चाहिए। और वैसे भी जो रोड्स जिनका हम जिक्र किया है, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी मोस्टली वो मॉर्निंग दफातरों की थी, और सरकारी दफातरों के लोग माल रोड पे जाते थे, हाई कोर्ट्स के लिए जाते थे। इसी तरह से लोअर माल का भी ये है। फिर ग्रेटर इकबाल पार्क है, क्योंकि जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा आ जाती थी तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और जब ऑलरेडी छुट्टी भी है और सरकार भी आपसे बार बार अपील कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा सा ताउन भी करना चाहिए। हमारे मेहमान भी हैं और हमें बतौर मेज़बान अगर थोड़ी सी तकलीफ उठानी भी पड़ जाए तो हमें उठानी भी पड़ चाहिए। और इससे भी बढ़कर ये है कि हमें एक दौरे की अहमियत, जैसे अमर भाई जिक्र कर रहे थे, और ख़ास तौर पर जो सूरत हाल इस वक्त मिडल ईस्ट की है, और फिर जो कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, उसके बाद पब्लिक के जो कॉन्फिडेंस था दोनों तरफ से, वो बिल्ड करने के लिए, गलतफहमियाँ दूर करने के लिए बहुत अहम था। मेरा ख्याल है अगर हमारे घर में कोई हमारी कोई ससुराल से बंदा आ जाए तो हम उनके लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। ये तो फिर हमारे दूसरे मेहमान आ रहे हैं, ससुराल से आ जाए तो भाई हम तो क्या कहते हैं, आंखें बचा देते हैं। देखे ना, ससुराल से आ जाए, मैं सिर्फ देखे मिसाल चेक करें, आप मिसाल से समझ सकते हैं कि घर के हालात क्या हैं। बिल्कुल सही। तो ससुराल से आ जाए मतलब ये है कि अगर हमें अपनी मतलब ये है कि हमें अगर अपनी ज़ात से मुंसलिक चीज़ें जो हैं उनको हम इतना उनको ऑब्लाइज कर सकते हैं, तो फिर जहाँ पे हमारे मुल्क का इंटरेस्ट हो, जहाँ पे हमारे एज अ नेशन हमारा इंटरेस्ट हो, तो वहाँ पे हम क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें दिल खोल के जो है वेलकम करना चाहिए। चलें जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। डबल स्टोरी अंडरपास खत्म करके असर-ए-नौ प्लान तजवीज़ करने की हिदायत की गई है। पंजाब हुकूमत ने निगरान हुकूमत का मंसूबा रोल बैक कर दिया। वजह क्या बनी? मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे कि मरियम बीबी ने अपने पर नाना के नाम पर बनने वाला जो मंसूबा था उसको रोल बैक कर दिया है। ये गामा पहलवान डबल अंडर पास था, और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा अंडर पास होना था जो कि मिसाली होना था, और निगरान गवर्नमेंट ने इसको बड़े चाव के साथ इसका इफ्तिताह किया था। वहाँ पे काम का हल्का फुल्का आगाज़ हो गया था। मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जैसे ही निगरान गवर्नमेंट गई तो महकमे इतने हमारे तेज़ हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ से उखाड़ के, उनकी पट्टी शट्टी भी और वो सारे वो टीन शीन जो लगाए हुए थे सब उखाड़ के, लेकिन उनको पता था कि नई बीबी आएंगी, वो अपना कोई नया को काम चांद चढ़ाएंगी। बस वो अब क्या मैं इसको पंजाबी जाई कहने लगी, अब वो नया चांद चढ़ाना चाह रही हैं इस पर। और वो जना हॉस्पिटल की तरफ से जो माल्टोन की तरफ से रोड आता है उस पर एक अंडरपास बनेगा, इस तरफ से एक इस तरफ से, उस पर नहर पे। हालांकि ये जो पूरा मनसूबा था, ये मनसूबा ऐसा था कि लाहौर के ये गुलबर्ग और कैंट के एरियाज़ और डिफेंस के एरियाज़ को आपने मोटरवे तक एक एक्सेस देनी थी विदाउट एनी सिग्नल। लेकिन ये जो मनसूबा नया मनसूबा है, और फिर आपने वो दे किसको दिया? अल्लाह की पनाह जिसने शहर को तबाह किया, LDA को। और LDA सारी तबाही का ज़िम्मेदार है, इस शहर में सारी तजावज़ात का ज़िम्मेदार है, इस शहर में सारी बेहंगम ट्रैफिक का ज़िम्मेदार है, इस शहर में मशरूम ग्रोथ गैर कानूनी सोसाइटीज़ का ज़िम्मेदार है। उसको आप ये मनसूबा दे रही हैं। मैं माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी इस वक्त एक ऐसे हसार में हैं खुशामदियों के और करप्ट लोगों के, और वो सारे उल्टे उस जंगल में हैं। हाँ। जो उनको जिस तरफ लगा रहे हैं वो एक अनजान बीबी की तरह, उसकी तरह वो कहते जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली। ये पंजाबी की कहावत मेरा ख्याल है किसी को पता होना कि यार मरियम ने भी कभी आना सी। जिन्हें लाया गली ਉਹਦੇ ਨਾਲ टुर चली। जो फाइल शाइल दिखाते हैं और इस वक्त वो कहती हैं हाँ ठीक है, ये आप सही कह रहे हो जी, आप सही कह रहे हो जी।
ये तो बड़ा महंगा मनसूबा होगा जी, डबल अंडरपास की क्या ज़रूरत है जी, एक अंडरपास बनाते हैं इधर से रोड, ये सारा, ये अगर इतने ही अक्लमंद होते, तो वो जो हम कहते थे उनके पास ये इतने अक्लमंद होते, तो आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने रोड्स हैं वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक ब्लॉक क्यों रहती है? क्योंकि इन्होंने जो इकबाल टाउन के साथ यूनिवर्सिटी का इंजक्शन जो चौक है जी बिल्कुल, वहाँ पे जो चीज़ बननी चाहिए थी उसको सिग्नल फ्री करना चाहिए था, वहाँ पे आज भी ऐसा सिग्नल है कि वहाँ घंटों ट्रैफिक शाम को और सुबह और शाम को बराक रहती है। वादत रोड कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इकबाल टाउन की सारी मेन बुलेवार्ड है, इधर से वादत कॉलोनी की तरफ से सारी चीज़ें आती हैं, तो वो वहाँ पर आपको हमेशा ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी। ये आज तक उसको सही डिज़ाइन, हालांकि मियाँ आमर ने डिज़ाइन करवाया था वो, लेकिन वो डिज़ाइनिंग ही गलत थी, तो आज तक वो सिग्नल फ्री नहीं हो सका। तो ये भाई खुदारा, ये जिसके पास था CBD के पास, उसके वापस करें ये मनसूबा, जिस तरह से ये प्लान और डिज़ाइन किया गया था उसको करें। ये गामा पहलवान के नाम पर था और नासिर भोलू ने इसका इफ्तिताह किया, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ मिलकर दुआ खैर फरमाई। बीबी आपके रिश्तेदार हैं, वो गामा आपके पर नाना लगते हैं, हमारे वो कुछ नहीं लगते, हमारे तो शहरदार हैं, लाहौरी हैं, हमें उन पर फ़ख्र, लेकिन आपके तो वो अजीज़ भी हैं, तो वो दोबारा हम ब्रेक के बाद आएंगे। खुश आमदीद कहेंगे स्टूडियो में आपको एक बार फिर से। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के सिलसिले में हम बड़ी अहम गुफ्तगू करने वाले हैं। हर दूसरा बंदा आपको थका हुआ महसूस होता है और हर दूसरा बंदा ये भी शिकायत करता है कि जी बैक में पेन है, सर में दर्द मुसलसल रहना, किसी को मिग्रेन जो है उसकी शिकायत मुख्तलिफ सिचुएशन में लोग करते हैं। जो लोग दफातर में काम करते हैं, घर आने के बाद अचानक वो एक दर्द सी महसूस करते हैं, लेथार्जिक रहते हैं। इवन स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं, हम उनको देखते हैं अक्सर बहुत ज़्यादा थका हुआ, और कभी सर में दर्द की शिकायत, कभी बैक पेन की शिकायत। ऐसे में होता क्या है कि नॉर्मली होम रेमेडीज़ लोग करना शुरू कर देते हैं, पेन किलर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पेन मैनेजमेंट जो है वो इसके लिए एक ज़बरदस्त थेरेपी है। आज आपको बताएंगे कि ये है क्या और कौन कौन सी ऐसी दर्द है जिसमें ये पेन मैनेजमेंट बड़ी इफ़ेक्टिव है, और बग़ैर दवाइयों के ये सिर्फ इस थेरेपी के ज़रिए जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो दर्द होते हैं उस पर काबू पा सकते हैं। शहजाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मली तो यही समझा जाता है कि अगर सर में दर्द हो रही है तो आप कोई पेन किलर ले लें, बैक में पेन हो रही है कोई पेन किलर ले लें। सो ये पेन मैनेजमेंट है क्या और कितनी इफ़ेक्टिव है? बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने का। पेन मैनेजमेंट बेसिकली एक लेटेस्ट हमारी प्रोफेशन है, ये बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ इसका इन्वॉल्व। मैं बेसिकली इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और देख हम MRI करते हैं, CT करते हैं, ब्रेन की एंजियोग्राफीज करते हैं, इस किस्म के हम लेटेस्ट काम करते हैं। उसमें जो एडिड चीज़ है वो पेन मैनेजमेंट है। ठीक। अब बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको दर्दें होती हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि दर्द की वजह क्या है। सो हम वो लोग हैं जो उस वजह को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जब वजह ठीक हो जाएगी तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सो बेसिक हमारा काम ये है कि हमने उस वजह को मालूम करना है, उस वजह को ट्रीट करना है, और जब वो वजह ठीक होगी तो आपको पेन किलर खाने की और बार बार दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मसलन अभी आपने बैके का जिक्र किया, बैके की अक्सरियत जो है ख़ास तौर पर या बुज़ुर्ग हैं या वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वो लोग जो ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं गाड़ियों में या बसों में या जहाज़ों में, उनको कमर दर्द शुरू हो जाती है जिसको शेटिका कहते हैं। वो अक्सरियत दवाइयाँ खाती रहती है। हम उनका MRI करते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि कॉज ऑफ पेन सपोज एक डिस्क है, और डिस्क क्या आमतौर पर सर्जरी होती है। सर्जरी वाले बंदे को अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम पेन मैनेजमेंट वाले 10 मिनट के प्रोसीजर में बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर सुन किए उसका प्रोसीजर करते हैं। हम उसकी थेरेपी करते हैं जिसको बोजोन थेरेपी कहते हैं। 10 मिनट बाद उनको घर भेजते हैं और कहते हैं अगले दिन अब अपने दफ्तर पे जाएं। नो नीड ऑफ सर्जरी, किसी बेहोश करने की, सुन करने की, टांका लगाने की, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मेडिसिन एक का टैबलेट दर्द की बाद में या ताकत की। और वी हैव डन अराउंड 80,000 पेशेंट्स इन पाकिस्तान। 80,000 मरीज़ तकरीबन पाकिस्तान में हमने किए हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है। अच्छा, इसके लिए क्या कोई एज भी मैटर करती है कि इस स्पेसिफिक एज में कराया जा सकता है या हर एज में ये इफेक्टिव है? ऑलमोस्ट हर एज में, 14, 15, 16 साल की उम्र से लेके 100 साल के एज तक। देखिए जितनी एज गुजरती जाती है, जितना बंदा बुजुर्ग होता जाता है, उतनी सर्जरी डेंजरस होती जाती है। किसी को एनेस्थीसिया वाले इजाज़त नहीं देते,
कोई सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को और साथ में ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, दिल की तकलीफ़ हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, हार्ट का मसला हो गया, इन तमाम लोगों की जो हम पेन मैनेजमेंट करते हैं वो आसानी से हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने ना तो बेहोश करना है, ना कोई टांका लगाना है, ना कोई काटना है। एक प्रोसीजर है बाकायदा, वर्ल्ड रिकग्नाइज प्रोसीजर्स हैं, हम वो करते हैं। सही। अच्छा, एक आम शिकायत लोगों को रहती है, मुसलसल सर दर्द बहुत रहता है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी रहता है, सो इसके लिए भी ये थेरेपी इफ़ेक्टिव होती है? जी बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर वही बात, हमें ये देखना है कि दर्द की वजह क्या है। मसलन ख़वातीन में 4 to 6 टाइम्स माइग्रेन बहुत ज़्यादा है। आप ये डायग्नोज करें कि माइग्रेन होती कैसे, पता लगेगा कि सर के एक साइड पे पेन है, पेन होने से पहले पता चल जाता है, उसके बाद चक्कर आते हैं, उसके बाद बहुत औक़ात नौज़िया होता है, बहुत औक़ात वॉमिटिंग होती है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। एक स्ट्रेस हेडेक होती है, जैसे किसी ने टोपी पहनी हो और सारे सर में दर्द होगी, आपने काम ज़्यादा कर लिया, नींद पूरी नहीं हुई, थकावट होगी, उससे दर्द होगी। सो एवरी पेन उसको डिफ्रेंशिएट करें और उसको ट्रीट कर लें। हम हर तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं, इसमें इंजेक्शंस भी लगाते हैं, टैबलेट्स भी देते हैं और काफ़ी कुछ भी साथ साथ चलता है। सही। और ये कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है, क्योंकि सम टाइम वो पेन वाला आपका इतना पेनफुल टाइम पीरियड हो जाता है कि लोगों को लगता है जब तक मेडिसिन नहीं खाएंगे, जब तक प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, ये थेरेपी से कुछ नहीं होगा। क्या बार बार सेशन लेने पड़ते हैं? हाँ जी, इसके एक से ज़्यादा सेशन हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ के ऊपर कि बीमारी कितनी ज़्यादा है। आम लोगों को तो 1 या 2 सेशंस के बाद जो कि 10 मिनट का सेशन होता है, उसके बाद ये फील सो बेटर कि वो जाके अपना काम कर लेते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम हम करते हैं अपने न्यू हॉस्पिटल के अंदर भी, वो है कैंसर पेन मैनेजमेंट। आप ये याद रखें, खुदा न खास्ता अगर किसी को ये कैंसर का मसला हो, उनकी हमारे पास 2 ही हल रह जाते हैं, या वो दर्द से चीखते मारते रहें और या फिर हम उनको कोई ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे वो सो जाते हैं। लेकिन हम पेन वाले जो लोग हैं उसमें ट्राई टू ट्रीट दैट पेन, ताकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बेहतर हो जाए, वो उठे, अपना काम करे, मिले, गपशप लगाए, खाना खाए। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम है जो कि बड़े कम सेंटर्स हैं अभी पाकिस्तान में जो कैंसर पेन को ट्रीट करते हैं। सही। और इसके साथ क्या मेडिसिन भी रिक्वायर होती है? मेडिसिन बहुत कम, मेडिसिन सपोर्टिव मेडिसिन होती है, एक आध गोली हम दर्द की दे देंगे साथ, या कोई ताकत के लिए एक वाइटामिन किस्म चीज़, ताकि मसल सपोर्ट रहे साथ में। सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद भट्टी साहब। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। घर में काम करने वाली जो ख़वातीन होती हैं, हाउस वाइफ, अक्सर किचन में खड़े होकर काम करना, मुसलसल बैक में पेन, एड़ियों में दर्द की शिकायत भी रहती है, सो इसके लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? अच्छा, ये शिकायत सिर्फ हाउस वाइफ्स को नहीं है, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो दफ्तर में काम करते हैं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, उनको भी 2-3 किस्म की दर्दें होती हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उस दर्द के साथ आते हैं जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से में, दोनों कंधों के दरमियान। अगर आप सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं तो ये चीज़ खिंचाव महसूस होना शुरू। अच्छा, ये इसमें सबसे बड़ी जो हैरत वाली बात ये होती है कि ये जो दर्दें हैं ये ना तो किसी अल्ट्रासाउंड में आती हैं, ना ब्लड टेस्ट में आती हैं, ना CT स्कैन में आती हैं, ना MRI में आती हैं। तो अल्टीमेटली पता ये लगता है कि दर्द इसको पता नहीं है भी है कि नहीं। लेकिन हम उनको ये बताते हैं कि ये वाकई दर्द एग्जिस्ट करती है, इसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। होता ये कि कमर के ऊपर वाले हिस्से में और ये सारे हिस्सों में जो पट्टे हैं, इनके अंदर नॉट्स बन जाती हैं। ठीक। हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनको डायग्नोज करते हैं, उसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, और उसके ऊपर एक इंसुलिन वाली नीडल लेके, जिसे इंसुलिन लगती है, उसको टारगेट करके उसके ऊपर वो ओजोन लगा देते हैं। जो सोर्स ऑफ पेन है, वो जो ट्रिगर पॉइंट है, जैसे ही वो ठीक होगा मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। मसल रिलैक्स होंगे तो पेन ठीक हो जाएगी। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन है, जिसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना नुकसान है, ना स्टीरॉयड है, ना एंटीबायोटिक है। और पेशेंट को बाज़ों का तो ऐसे लगता है जैसे जादू कर दिया, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट की, जैसे आप लोग सारे दिन बैठे रहते हैं, यू हैव टू सिट योर स्ट्रेट बैक। आप एक आपका अपना काम का अपना स्ट्रेस होता है, जॉब का अपना स्ट्रेस होता है। बाज़ों का तो आपको वापस जाके घर में ये महसूस होगा कि मेरे ये कंधे सारे थक गए हैं, थकावट हो गई है, उससे नींद भी नहीं आती। और सबसे जो बड़ा नुकसान पेन का है, बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, खाम खा लड़ता रहता है लोगों से। बट वंस यू आर पेन फ्री, आपका मूड भी बेहतर रहेगा, आपकी वर्क कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी।
सो पेन फ्री होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो इसके लिए इतनी ज़बरदस्त थेरेपी मौजूद है। अच्छा, घुटनों में दर्द भी एक आम जो है वो शिकायत है। पहले कभी किसी स्पेसिफिक एज में जाके देखा जाता था, लेकिन अब तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। सो इसके लिए भी क्या ये थेरेपी इफ़ेक्टिव है? हम अपने पेन के पेशेंट्स को ख़ास तौर पे ये बताते हैं, मेरे पास दो किस्म के लोग बहुत आते हैं। एक लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, यंग लोग, जैसे किसी ने बैडमिंटन, क्रिकेट, कोई भी गेम खेली जिसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, उससे घुटना ट्विस्ट हो जाता है, उससे घुटने में स्वेलिंग हो जाती है, इंजरी हो जाती है। नंबर 2 वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके घुटनों में स्पेस कम हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इन दोनों लोगों को हम ये कहते हैं कि हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं है। सर्जरी पे जाने से पहले बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं। मसलन हम उनका, जो यंग स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, हम उनका एक्सरे कराते हैं, उसके बाद हम उनके घुटने का अल्ट्रासाउंड करते हैं। सही। अल्ट्रासाउंड में आपको ये पता चल जाता है कि किस मसल में इंजरी है। सपोज आपको पता चले कि अंदर वाले एक मसल में इंजरी है, तो बजाय इसके कि आप पूरे घुटने को इंजेक्शन लगाएं, आप उस एक मसल को क्यों नहीं लगाते? सही। जब उस एक मसल को इंजरी वो इंजेक्शन लगाएंगे, चाहे वो थोड़े से स्टीरॉयड लगाएं या वो ओजोन लगाएं या कोई और ट्रीटमेंट करें, वो एक मसल हील होगा तो सारा घुटना ठीक हो जाएगा। सही। नंबर 1। नंबर 2, वो जो बुज़ुर्ग हैं जिनको रिकमेंड की गई है अभी किसी भी वजह से आप अपने घुटने तब्दील कराएं, उस घुटने तब्दील कराने के जाने से पहले हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक। वो हम ओजोन से भी करते हैं, बल्कि अब एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है जिसको एक्सोसोम्स कहते हैं जी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ घुटने के अंदर एक इंजेक्शन लगता है, जो घुटने के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको दोबारा रिवर्ट करनी शुरू कर देता है। तो बाज़ औक़ात तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम मेरे किसी ट्रीटमेंट में ना तो कोई बेहोश करते हैं, ना सुन करते हैं, ना टांका लगाते हैं। 10 मिनट्स यू स्टैंड अप एंड गो बैक होम। यानी वो जो खौफ होता है कि सर्जरी का या बेहोशी करके नॉर्मली हम देखते हैं कि डिफरेंट जो है वो थेरेपीज़ की जाती हैं, इसमें वो दोनों तीनों चीज़ें नहीं हैं। आप आएँ, अपना इलाज कराएं और अपने पैरों पर चल के वापस जाएं। कुछ मेडिसिन भी साथ रिकमेंड करते हैं? जी, एक आध कोई दर्द की दवाई और कुछ वाइटामिन्स, इसके अलावा कुछ नहीं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाले? मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट ठीक रखें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और इन तमाम चीज़ों से बचे रहें। और अगर कोई मसला हो तो इससे पहले कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको सर्जरी से बचा सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हैं। सही। अब लाइफ क्वालिटी को बेहतर कैसे करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ये छोटे छोटे अमराज जो हैं ये चलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं जिस पर हमने खासी तफसील में रोशनी डाल ली है। अगर आपको सर दर्द है, अगर आपको बैक में दर्द, आपको शोल्डर पेन है, इवन सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव समझा जाता है घुटनों के दर्द को समझा जाता है, तो इसमें बड़ा इफ़ेक्टिव ये पेन मैनेजमेंट थेरेपी है, आप लोग करवा सकते हैं। और बड़ी बड़ी वो जो कहते हैं ना ऑपरेशन, सर्जरीज, उससे कई गुना ये बेहतर है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो आपके पास ये ऑप्शन है, ज़रूर जो है इसकी तरफ जाएं। वो लोग जो कि मुसलसल दर्द का शिकार रहते हैं, पेन मैनेजमेंट थेरेपी जो है वो एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, इम्तिहान तो वैसे कोई भी नहीं अच्छा होता हो, चाहे ज़िंदगी का इम्तिहान है, चाहे अभी इंटर के पेपर हो रहे हैं, मैट्रिक के पेपर हुए हैं, लेकिन मुकाबले का इम्तिहान जो है वो हमेशा मुश्किल तरीन समझा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, बहुत सारे लोग जिनमें बहुत ज़बरदस्त एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता। कुछ लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, अच्छा इंटर के बाद या फिर BS के बाद वो स्टार्ट करें। गाइडलाइंस क्या हैं? वो लोग जो कि वो स्टूडेंट्स जो कि अभी इंटर के पेपर दे के फ़ारिग होंगे, मैट्रिक के दे के फ़ारिग हो चुके हैं, कब से आपको अपना माइंड बनाना है कि आपने CSS की तैयारी करनी है, और वो तैयारी कब से शुरू होती है, वो कौन से स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है, आपको शुरू से ही अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। आज के शो में हम बात करने वाले हैं जी CSS कोच मौज़म खान लोधी ने हमें ज्वाइन किया, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हर किसी का एक ख्वाब होता है और कुछ स्टूडेंट्स तो स्टार्ट से ही कोशिश करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग लेट हो जाते हैं। कुछ आपसे ऐसे गाइडलाइंस चाहिए, ये बताइएगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने CSS करना है तो उस प्लानिंग पर आपको कब से जो है वो काम स्टार्ट करना है। बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। ये सवाल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये स्टूडेंट्स जो हैं कभी कभार बहुत
जल्दी स्टार्ट करते हैं और कभी कभार बहुत लेट कर देते हैं इन सारी की सारी चीज़ों में। मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स मैं ये बता देता हूँ कि CSS का या PMS का, PMS में मैं बात कर रहा हूँ प्रोविंशियल, इसमें PMS पंजाब भी होता है, PMS सिंध भी होता है, इस तरह सब अलग होते हैं, वो सिर्फ उस सूबे में पोस्टिंग रहती है। CSS के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। तो इनका जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वो 21 ईयर्स है। 21 ईयर्स की एज रिक्वायरमेंट होती है, 16 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं बेसिकली जो है वो इसके अंदर अपीयर होने के लिए, सारे की सारी जो है वो इम्तिहान के अंदर। तो जब 21 ईयर्स की आपकी एज आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जब एलिजिबल होते हैं तो उसके बाद फिर आपकी कुछ स्टूडेंट्स तब तैयारी करना शुरू करते हैं, कुछ उससे पहले भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उससे पहले ही तैयारी की होती है उनकी एक बेस बनी हुई होती है और उनको तब जाकर बाद में जाकर उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उस काम के लिए मेरा ये अपना एक ज़ाती ओपिनियन है कि अगर आपने कंपेटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाना है तो जब आप अपना बैचलर स्टार्ट करें तो आपको तब से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना है, क्योंकि वो जो 4 साल आपकी यूनिवर्सिटी के हैं उन 4 सालों के अंदर आपको सर्टन वो स्किल सेट सीखना है जो आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है कि कम से कम ऐसा हो कि आप अपना जो बैचलर स्टार्ट करें तब से तो आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इस मामले के अंदर, क्योंकि आप फिर वो सब्जेक्ट्स भी आपके पास आप पढ़ें, आप उनके अंदर नॉलेज लें, उन सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी इंग्लिश को बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करने की कोशिश करें। और मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूं कि डॉन जो है ना उसको सुबह पढ़ें, और CSS या PMS के स्टूडेंट का डॉन पढ़ना या कोई नॉलेज, कोई अंग्रेजी अखबार कोई भी और पढ़ना, वो फ़र्क है बेसिकली उस इंडिविजुअल से जिसने वो अखबार सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है। स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। तो आप अगर उस अखबार के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मिले आपको, जो मुश्किल वर्ड हो या पहली दफा आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, आप उसको अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लें। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाएगी, वो आम अपने पेपर्स में, अपनी आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाए। और जब आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की एलिजिबल हो जाएं 21 साल के लिए, तो तब तक आपके पास वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि आपके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं रहेगा। क्या बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट, लाइक स्टूडेंट ही CSS के लिए अपेयर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए 21 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड है, और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है पास होते हुए जो बहुत ब्राइट भी हैं, और मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को पास होते देखा है जो कि उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं थे अपनी एजुकेशनल स्टडीज़ के अंदर, लेकिन वन थिंग दैट इज कॉमन इन एवरी स्टूडेंट दैट हैज पास्ड इज कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। अगर आप कमिटेड हैं और आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं और आप अपने गोल के ऊपर फिक्स्ड हैं कि मैंने अपना ये गोल अचीव करना है, तो उसके लिए जो है ना वो आपका सिर्फ ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बाकी अगर आप अपने जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर खुदा ना खास्ता B ग्रेड डिग्री भी ले ली है आपने, और तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप यू हैव नथिंग टू लूज, यू कैन अगेन स्टार्ट and you can reach the goal। आपके पास कितनी ऑप्शंस होती हैं, कितनी दफ़ा आप इम्तिहान में अपेयर हो सकते हैं? खुदा ना खास्ता अगर कोई एक दफ़ा अपेयर हुआ, स्टूडेंट डिसहार्ट भी हो जाते हैं, सो आपके पास इस तरह की मिसालें भी मौजूद होंगी। तो ऐसा होता है कि एक दफ़ा अगर आप रह गए हैं, दूसरी दफ़ा आपने इम्तिहान दिया तो आप पास भी हो गए? बिल्कुल ऐसे। मैं आपको क्लियर कर दूं, CSS की भी 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं और PMS की भी 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो मतलब कहने का मकसद कि आप 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की, 3 PMS की हो गई और 3 CSS की हो गई। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर गए हैं और टॉप पोजीशंस में आए हैं, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूं जो कि 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करते रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स PMS की दे दी, 2-3 अटेम्प्ट CSS की दी और आखिर में जाके कामयाब हो गए। तो इसकी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपने जो है वो फ्लाई करना है तो जंप तो आपको करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि कुछ लोग उड़ रहे हैं तो कुछ अपनी पहली जंप में भी उड़ सकते हैं, कुछ को छठी जंप लग जाती है उड़ने के अंदर, लेकिन उड़ने के लिए जंप तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमिटमेंट और हार्डवर्क जरूरी है। कुछ स्पेसिफिक बुक्स होती हैं जिनकी रीडिंग आपको रूटीन में करनी चाहिए, वो किस तरह से स्टूडेंट्स उस पर काम करें? जब आप रेगुलर काम स्टार्ट करते हैं, CSS का पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसके अंदर जब आप फॉर एग्जांपल अपनी तैयारी आपने शुरू कर दी है तो आपके 6 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी हैं। वो जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें 2 पेपर्स इंग्लिश के होते हैं, एक इंग्लिश एसे का होता है और एक इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है। उसके बाद एक पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है, एक करंट अफेयर्स का होता है, एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी। पहले वो सिर्फ जनरल साइंस होता था, अब उन्होंने जनरल साइंस के साथ थोड़ा सा मैथ्स भी उसमें ऐड किया है और उसको जनरल साइंस एंड एबिलिटी कर दिया, और एक इस्लामियात हो गया। तो ये 6 तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब की एक एक बुक तो आपने पढ़नी है। उसके बाद आपके 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपकी मर्जी है
वो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप जो मर्जी फाइनल कर लें। वो आपके पास ऑप्शंस हैं, तकरीबन 40 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो हर एक की एक बुक जो है वो आपको जो है वो पढ़नी है। मैं उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मशवरा ही देना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको गाइडलाइन की चीज़ समझ नहीं आ रही, आप FPSC जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सिलेबस डाउनलोड कीजिए, आप देखिए कि हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। उन्होंने 7 रिकमेंडेड बुक्स भी दी हुई होती हैं कि आप ये रिकमेंडेड बुक जो है वो पढ़ना शुरू करें, उसमें से कोई एक किताब पढ़ लें। उन्होंने तो 10-10 किताबें लिखी हुई हैं, आप कोई एक किताब अपनी मर्जी से या किसी टीचर के पास जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स को टीच कर रहा है उसके पास जाएं और उनके साथ मशवरा करें कि सर मैं कौन सी किताब स्टार्ट करूं। तो मैं इनिशियली ये मशवरा देता हूं कि आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसके बाद जो किताबें हैं जो FPSC ने खुद ही रिकमेंड की हुई हैं उन्हीं में से कोई एक किताब उठाएं और अपनी रीडिंग तो कम से कम शुरू करें। आप उस फ्लो में तो आएं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तो फिर आपको पता है फिर ये दरिया है, उसमें तो फिर आप जो मर्जी इसमें ऐड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरव्यू का जब मरहला आता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इम्तिहान पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? अच्छा, इंटरव्यू में अब ये चीज़ बड़ी मैं क्लियर करना चाहता हूँ बहुत से लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी, कि इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब बात है कि इंटरव्यू में फेलिंग रेशो जो है वो बहुत कम है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट पास तो हो जाता है इंटरव्यू में भी और कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी, रिटन पार्ट में भी पास हो जाता है, लेकिन मसला सिर्फ आता है कि उसकी एलोकेशन नहीं होती और उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो उतने नहीं आते, बनते, एक्यूमुलेट नहीं होते जितने मार्क्स जरूरी होते हैं आपको एलोकेशन लेने के लिए, क्योंकि उसमें हर साल तकरीबन 200, 250, 250 सीट्स आती हैं। अब कहने का मकसद है कि अगर फॉर एग्जांपल 500 बच्चा पास हो गया है, उस 500 बच्चे के अंदर आपके पास आपका रिटन भी पास है, इंटरव्यू भी पास है, लेकिन आपके नंबर उतने नहीं हैं इकट्ठे करके, एक्यूमुलेट करके जितने बाकियों के हैं, तो आप पास होने के बावजूद भी रह जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसके अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है रिटन पार्ट से, क्योंकि जिस तरह अंग्रेजी लिखने वाली और अंग्रेजी बोलने वाली बहुत फर्क है, इसी तरह आपका इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत फर्क है। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ स्टूडेंट का नॉलेज नहीं देखा जाता, क्योंकि FPSC ने नॉलेज टेस्ट कर लिया है, उसको पता है कि आपको पता है, इसीलिए तो आप इंटरव्यू वाली जगह पर बैठे हैं, वरना 20,000, 25,000, 30,000 बच्चा पेपर दे रहा है तो 400 बच्चा पास हुआ है, तो FPSC को भी पता है कि आपके पास नॉलेज है। बिल्कुल है। तो वो फिर आपका सिर्फ नॉलेज नहीं देखते, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी जज करते हैं कि आप कंडक्ट कैसे कर रहे हैं अपने आप को। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, आपके ऊपर प्रेशर अगर डाला गया है तो कहीं आपके चेहरे पे आपके जो है ना वो कोई एक्सप्रेशन इस तरह के तो नहीं आ रहे कि आप ऑकवर्ड हो रहे हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं। सो दे जज यू एज अ होल पैकेज बिकॉज दे नो that you have the knowledge, but now they want to judge कि आप ऑफिसर कैसे लगेंगे। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि इसके लिए क्या आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सारा सारा दिन पढ़ाई करनी पड़ती है? एक आम तासुर ये है कि आप कम वक्त में क्वालिटी पढ़ाई करके भी जो है वो CSS का इम्तिहान पास कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हमारे माशरे के अंदर जो है ये एक मिथ है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि CSS या PMS का स्टूडेंट जो पास कर जाता है ना, उसके बारे में मिथ बन जाती है कि इसको तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि ही और शी नोज एवरीथिंग अंडर द स्काई, राइट? ऐसा नहीं है। आप यकीन करें कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जो है वो ये खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि ज़ाहिर बात उनको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हो नहीं सकती, और ये मुमकिन ही नहीं है कि आप रोज़ाना जो है वो 18-18 घंटे जो है वो बैठ के पढ़ें। ये मैं समझता हूँ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है वो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन आप बेशक जितना मर्जी पढ़ें, आप 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, राइट, लेकिन उन 4 घंटों में बस आपने पढ़ना है। वो 4 घंटे ये नहीं कि 15 मिनट आपने पढ़ लिया और 15 मिनट आपने फिर कोई टीवी देख लिया और 15 मिनट घर वालों से गपशप कर ली और 15 मिनट बाद वापस आके किताब उठाई, घंटा गुजर गया और आपने कहा जी मैं तो घंटे से पढ़ ही रहा हूँ। तो 4 घंटे पढ़ें या 5 घंटे पढ़ें या 6 घंटे पढ़ें, लेकिन उन 4, 5, 6 घंटों के अंदर सिर्फ पढ़ें और आपका फोकस सिर्फ पढ़ने पर होना चाहिए। तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वक्त कितना लगेगा आपको, ये हर एक पे फर्क पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को वक्त लगता है क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं होती, उन्होंने वो चीजें कभी पढ़ी नहीं होती जो उन्होंने CSS में आके पढ़नी होता है, इसलिए उनको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये काम नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा और फिर रिवाइज भी करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अगर आप किसी इदारे से प्रॉपर CSS की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक माहौल होता है, तमाम स्टूडेंट्स वो आपके मुसलसल टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नताइज की तरफ लेके जाता है आपको?
मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं। मैं स्टूडेंट को क्योंकि खुद भी पढ़ाता हूं तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूं कि अच्छा भाई, अगर आप लोगों ने घर बैठ के तैयारी करनी है तो भी ठीक है, अगर आपने किसी उस्ताद को ज्वाइन करना है और उसके साथ पढ़ना है तो भी ठीक है। लेकिन उस्ताद को ज्वाइन करने का ना एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये होता है कि आपको ना एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। सही। आप जब क्लास में बैठते हैं तो आपके साथ जो आपका स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसने सवाल का जवाब दिया और आपने नहीं दिया, वो जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। वरना घर बैठ के तो लग रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होती कोई चीज तब तक आपको समझ नहीं आती कि क्या वाकई ऐसा जो मुझे समझ आ रहा था, जो मैंने पढ़ा था, क्या वो ठीक है। तो सेंस ऑफ कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तब मिलता है जब आप इकट्ठे स्टूडेंट के साथ बैठकर जो है उनकी जो है अल्टीमेटली तैयारी करते हैं। लेकिन उसके लिए आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मशवरा जरूर किसी से कर लीजिए कि क्या मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो ठीक कर भी रहा हूं कि नहीं। क्योंकि अगर आप एक्शन की तरफ अपनी तरफ से जा रहे हैं लेकिन असल में आप उल्टा जा रहे हैं, तो एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग in the wrong direction is taking you away from the goal। बिल्कुल। आप उल्टी तरफ जा रहे हैं। मशवरा करना जरूरी है, लेकिन आप अपने घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन जो है वो बहुत एनवायरनमेंट बहुत आपके लिए जो है फायदेमंद हो जाता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज स्टूडेंट्स को मैं यही देना चाहूंगा कि आप मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें। लेकिन एक चीज मैं स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करूंगा आपके चैनल के तवज्जुद से भी, आप जिस दिन CSS की या PMS की तैयारी करना शुरू करेंगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा। क्योंकि वो नेगेटिव लोग जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं, पॉजिटिव इनपुट नहीं देते ना, उनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन आप कामयाब होंगे ना, वो सब लौट आएंगे। बिल्कुल। आप किसी दिन कामयाब होकर तो देखें, वो सब वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, आपने सीखा। थैंक यू सो मच। आपका ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।